नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल CHO वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे CHO के अंदर, RRB और नोट सेट के अंदर भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज्ड एडिमा जो होता है पूरी बॉडी के अंदर, जो एडिमा होता है या जिसे बोलते हैं हम जनरलाइज्ड एडिमा इन बॉडी, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो जनरलाइज्ड एडिमा होता है उसे एनन सारका के नाम से जानते हैं। एनन सारका के नाम से जानते हैं। पूरी बॉडी के अंदर जो जनरलाइज्ड एडिमा या पूरी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग होती है उसे हम एनन सारका के नाम से जान सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनन सारका जो होता है वो किसको बोलते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है या पूरी बॉडी के अंदर जो एडिमा हो जाता है उसे हम एनन सारका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन जो होता है वो होती है टिश्यू डेथ। टिश्यू की अगर डेथ हो जाए या सेल की डेथ हो जाए ड्यू टू, वो किस वजह से होती है, वो होती है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। तो उसे बोलते हैं गैंग्रीन। यानी कि टिश्यू की जो डेथ हो जाती है ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, तो उसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। इसके अलावा बात करें, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन होती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो होती है वो 206 बोन होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बोन होती है 206। 206 जो होती है वो टोटल बोन होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके अलावा बात करें तो स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्जियल स्केलेटन, यानी जो सेंटर के अंदर जो स्केलेटन होता है उसे बोलते हैं हम एक्जियल स्केलेटन। और एक्जियल स्केलेटन जो होता है उसके अंदर 80 बोन्स होती है। एक्जियल स्केलेटन जो होता है उसमें 80 बोन्स होती है। और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब जो साइड के अंदर जो बोन्स होती है हाथ पैरों की, वो टोटल मिला के जो होती है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें 126 बोन होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन होती है। ये टोटल मिला के 206 बोन हो जाती है। इसके अलावा बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल स्केलेटल मसल कितनी होती है। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल स्केलेटल मसल होती है 639 टोटल स्केलेटल मसल होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 टोटल स्केलेटल मसल होती है। इसके अलावा कुछ फ्रैक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। यदि बोन जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाए, यदि बोन जो होती है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। इफ बोन, यदि बोन जो होती है वो डिवाइड हो जाए टू पार्ट्स के अंदर, इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दो पार्ट्स के अंदर यदि बोन जो होती है वो डिवाइड हो जाए तो इसे बोलते हैं हम कंप्लीट फ्रैक्चर। यदि बोन जो होती है वो दो भाग में डिवाइड हो जाए तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। और यदि बोन जो होती है वो बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, मेनी स्मॉल पार्ट्स के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेड फ्रैक्चर। यदि बोन जो होती है वो डिवाइड हो जाए, बोन इज डिवाइडेड इन मेनी स्मॉल पार्ट्स, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेड फ्रैक्चर। और बात करें फ्रैक्चर की, यदि बोन जो होती है वो एक साइड की बोन जो होती है वो तो बेंड हो जाए और अदर साइड की बोन जो है वो ब्रेक हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यदि एक साइड की बोन जो होती है वो बोन इज बेंड, वन साइड की बोन जो है, वन साइड की बोन जो होती है वो बेंड हो जाए एंड अदर साइड की बोन जो होती है वो ब्रेक हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है चिल्ड्रंस के अंदर। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होता है वो चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा होता है। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होता है चिल्ड्रंस के अंदर वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन के अंदर। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जैसे कि डिस्फेजिया किसे बोलते हैं, डिस्फेशिया किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सुलोविंग, सुलोविंग के अंदर डिफिकल्टी इन सुलोविंग यानी निगलने के अंदर डिफिकल्टी हो जाए तो उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। और डिस्फेशिया बोलते हैं हम जिसमें एस आता है, इसमें जी आता है और इसमें एस आता है। डिस्फेजिया बोलते हैं डिफिकल्टी इन स्पीकिंग,
स्पीकिंग के अंदर डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, स्पीकिंग के अंदर डिफिकल्टी जो होती है उसे बोलते हैं डिस्फेसिया। और एक होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया का मतलब होता है ओडिनोफेजिया, फेजिया, ओडिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल सुलोबिंग, यानी कि निगलने के अंदर दर्द होना, पेनफुल सुलोबिंग, उसे बोलते हैं हम ओडिनोफेजिया। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ओडिनोफेजिया किसे बोलते हैं, डिस्फेसिया जो होता है वो किसे बोलते हैं, और डिस्फेजिया जो होता है वो किसे बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं और कैपेसिटी ऑफ स्टोमक, स्टोमक की कैपेसिटी कितनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटी ऑफ स्टोमक, स्टोमक जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो स्टोमक की कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर जो होता है वो स्टोमक की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा बात करते हैं और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ हेपेटाइटिस के बारे में, कि हेपेटाइटिस ए जो होता है वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि हेपेटाइटिस जो होता है वो कैसे फैलता है। तो हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हेपेटाइटिस जो होता है वो कैसे फैलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फिक्को ओरल रूट से फैलता है, फिक्को ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फिक्को ओरल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो पेरेंट्रल रूट से फैलता है, पेरेंट्रल रूट। या फिर बात करें तो ब्लड ब्लड के थ्रू फैल सकता है, या फिर वेजाइनल सिक्रेशन जो होता है उनके थ्रू फैल सकता है, या कोई भी ब्लड के प्रोडक्ट जो होते हैं उससे फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी की बात करें, हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी की बात करें तो हेपेटाइटिस डी जो होता है वो सेम एज हेपेटाइटिस बी के जैसे फैलता है, यानी कि वही पेरेंटल या ब्लड के थ्रू फैल सकता है, वेजाइनल सिक्रेशन, सीमन, इनसे फैल सकता है। इसके अलावा बात करें हेपेटाइटिस ई की, तो हेपेटाइटिस ई जो होता है वो फिक्को ओरल रूट से फैलता है, हेपेटाइटिस ए के जैसे फिक्को ओरल रूट जो होता है उससे फैलता है हेपेटाइटिस ई। ये कुछ हेपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कि हेपेटाइटिस जो होता है वो कैसे फैलता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पेनक्रियाटाइटिस के कुछ दो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। जो पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन जो हो जाता है उसे हम पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। पेनक्रियाटाइटिस के अंदर दो साइन देखने में मिलते हैं, एक होता है कुलन साइन और एक होता है टर्नर साइन। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुलन साइन और टर्नर साइन जो होता है वो किस में देखने में मिलता है। तो कुलन साइन और टर्नर साइन जो होता है वो पेनक्रियाटाइटिस में देखने में मिलता है। कुलन साइन के अंदर क्या होता है, कुलन साइन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है अराउंड अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के चारों तरफ ब्लू कलर हो जाता है कुलन साइन के अंदर। और टर्नर साइन के अंदर क्या होता है, टर्नर साइन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है अराउंड फ्लैंक रीजन, फ्लैंक रीजन जो होता है जहाँ पे किडनी होती है वहां पे क्या होता है ब्लू कलर का कलर हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं टर्नर साइन और कुलन साइन। ये होता है पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। इसके अलावा और बात करें मर्फी साइन किस में देखने में मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मर्फी साइन जो होता है वो कहाँ देखने में मिलता है। तो मर्फी साइन जो होता है वो देखने में मिलता है कोलिसिस्टाइटिस के अंदर। कोलिसिस्टाइटिस यानी गोल ब्लेडर का इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसे बोलते हैं हम कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गोल ब्लेडर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो गोल ब्लेडर का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो होता है उसके अंदर देखने में मिलता है मर्फी साइन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मर्फी साइन जो होता है वो कहाँ देखने में मिलता है। तो कोलिसिस्टाइटिस के अंदर देखने में मिलता है, यानी गोल ब्लेडर के जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर देखने में मिलता है मर्फी साइन। और बात करें तो रिबन लाइक स्टूल कहाँ पे देखने में मिलता है। तो रिबन लाइक स्टूल की बात करें, रिबन लाइक स्टूल, जो रिबन लाइक स्टूल होता है वो देखने में मिलता है हिस्टस्प्रंग डिजीज के अंदर। हिस्टस्प्रंग डिजीज, हिस्टस्प्रंग जो डिजीज होती है, हिस्टस्प्रंग डिजीज, उसके अंदर देखने में मिलता है रिबन लाइक स्टूल, हिस्टस्प्रंग डिजीज के अंदर। इसके अलावा बात करें जेली लाइक स्टूल, तो जेली लाइक स्टूल जो होता है वो देखने में मिलता है इंटूससेप्शन के अंदर। इंटूससेप्शन जो होता है, ये जो दोनों बीमारियां है ये जीआईटी ट्रैक्ट की बीमारियां है। रिबन लाइक स्टूल जो होता है वो हिस्टस्प्रंग डिजीज के अंदर देखने में मिलता है, और जेली लाइक स्टूल जो होता है वो इंटूससेप्शन में देखने में मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिबन लाइक स्टूल जो होता है वो किस में देखने में मिलता है, तो हम बताएंगे हिस्टस्प्रंग डिजीज के अंदर। और जेली लाइक स्टूल जो होता है वो किस में देखने में मिलता है, इंटूससेप्शन के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्लूकोमा से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लूकोमा जो होता है वो किसे बोलते हैं। ग्लूकोमा यदि इंक्रीज आईओपी, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है उसका लेवल बढ़ जाए,
इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है आई के अंदर प्रेशर होता है, आईओपी प्रेशर बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में, या इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, ये बढ़ जाए इन आई के अंदर तो हम उसे ग्लूकोमा बोलते हैं, ग्लूकोमा डिजीज। नॉर्मल जो आईओपी होता है वो कितना होता है, नॉर्मल आईओपी जो होता है इंट्राओकुलर प्रेशर ये होता है 8 से 21 mmHg, ये नॉर्मल होता है। यदि ये 21 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे ग्लूकोमा डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें कैटरेक्ट किसे बोलते हैं, तो कैटरेक्ट बोलते हैं ओपिसिटी ऑफ लेंस। लेंस के अंदर ओपिसिटी हो जाए या फिर क्लाउडीनेस हो जाए, बादल बादल जैसा दिखने लग जाए, लेंस के अंदर बादल जैसे हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ओपिसिटी ऑफ लेंस या कैटरेक्ट किसे बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एपिस्टेक्सिस जो होता है वो किसे बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस ये राजस्थान सीएचओ के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि एपिस्टेक्सिस किसे बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस बोलते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज से जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज से जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, और ये क्वेश्चन आ रखा है राजस्थान सीएचओ के अंदर। इसके अलावा बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डायरेक्ट ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और बात करें एपिस्टेक्सिस के अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज जो होता है वो एपिस्टेक्सिस होता है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा पूछ सकते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स क्या होता है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है उसका बेस्ट सोर्स क्या होता है, तो विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट, एंड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट और मीट जो होता है वो विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स होता है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आगे चलते हैं। सर्फेक्टेंट जो होता है वो किसे बोलते हैं, सर्फेक्टेंट जो होता है सबसे पहले तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो लाइपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट का निर्माण कौन करता है, तो सर्फेक्टेंट का निर्माण करता है टाइप सेकंड एल्वुलार सेल। एल्वुलाई जो होती है उसके अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, एल्वुलार सेल। एल्वुलाई की बात करें तो एल्वुलाई के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एल्वुलाई के अंदर 3 सेल पाई जाती है एल्वुलाई के अंदर, टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल, टाइप सेकंड एल्वुलार सेल और तीसरी मैक्रोफेज सेल। जो टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल होती है 95% यही होती है टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल। टाइप सेकंड सेल जो होती है वो 4 to 5% होती है, और मैक्रोफेज सेल जो होती है वो 1% होती है। जो टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल होती है ये गैस एक्सचेंज का काम करती है, टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल गैस एक्सचेंज का काम करती है। टाइप सेकंड जो एल्वुलार सेल है वो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन का काम करती है, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, लंग्स की एल्वुलाई जो होता है उसको कोलेप्स होने से बचाता है, और लंग्स की जो सरफेस टेंशन होती है उसे कम करता है। और जो मैक्रोफेज सेल होती है, जो हमने पढ़ा था ब्लड वाली क्लास में कि मैक्रोफेज सेल जो होती है लंग्स में कौन सी होती है, डस्ट सेल, जो कि क्या नाम से एंटीजन को मारने का काम करती है। ये हो गया एल्वुलाई के बारे में कुछ क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप फर्स्ट सेल जो होती है वो क्या करती है, टाइप सेकंड सेल क्या करती है, और मैक्रोफेज सेल जो होती है वो क्या करती है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, तो हीमोप्टाइसिस क्या होता है। हीमोप्टाइसिस मीन्स हीमो मीन्स होता है ब्लड, और टाइसिस मीन्स होता है कफ, यानी कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है, कफ के साथ ब्लड, यानी कफ, ब्लड इन कफ, ब्लड आ रहा है कफ के अंदर, ब्लड इन कफ, कफ के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हीमोप्टाइसिस। और एक होता है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस किसे बोलते हैं, एमेसिस मीन्स होता है ब्लड, और हेमेट मीन्स होता है ब्लड, यानी कि वोमिट इन ब्लड, ब्लड इन वोमिट, वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, यानी उल्टी के साथ यदि ब्लड आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हेमेटेमेसिस। इसके अलावा 2 टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं और हाइपोक्सीमिया किसे बोलते हैं। हाइपोक्सिया जो होता है उसके अंदर बात करें, हाइपोक्सिया की बात करें तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है उसकी कमी हो जाती है इन टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, और टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया।
इसके अलावा बात करते हैं कि नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो पल्स प्रेशर की बात करें तो जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है वो होता है 40 mm Hg। 40 mm Hg जो होता है वो होता है नॉर्मल पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर निकालने का तरीका होता है कि जो सिस्टोलिक बीपी होती है उसमें से डायस्टोलिक बीपी जो होती है उसको माइनस कर दो तो पल्स प्रेशर जो होता है वो आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो आज हमने पढ़ी, और आगे बहुत सी टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे और पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि हम आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।